नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अनुपमा इस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम फिरोज शाह के बाद जो बहमनी साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था है और उसके जो प्रमुख सुल्तान है उन्हें हम देखने का प्रयास करेंगे। हम यह समझेंगे कि कैसे बहमनी साम्राज्य में फिरोज शाह के बाद प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन होता है और कैसे एक नया ग्रुप अफाकी ग्रुप उभर कर आता है जो धीरे धीरे बहमनी साम्राज्य को ही रिप्लेस कर देता है। उसके बाद जो बहमनी साम्राज्य है वह कैसे कई सारे टुकड़ों में टूट जाता है, यानी 5 भागों में बहमनी साम्राज्य का विभाजन हो जाता है। उसकी पृष्ठभूमि भी आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए देखें बहमनी साम्राज्य को फिरोज शाह के बाद। जब हम बहमनी साम्राज्य के सुल्तानों को देखते हैं तो हमने बात की थी अलाउद्दीन बहमन शाह की, उसके बाद मोहम्मद शाह प्रथम की, उसके बाद मुजाहिद शाह की, इसके बाद दाऊद शाह के बाद मोहम्मद शाह द्वितीय, उसके बाद गयासुद्दीन शाह, और फिर हमने बात की थी ताजुद्दीन फिरोज शाह की। ये जो आपका फिरोज शाह है यह सबसे ज्यादा परिवर्तन करता है और इसी के समय हम देखते हैं कि जो अफाकी ग्रुप है वह उभर कर आता है। हमने यह भी बात की थी कि इसके विवाद धार्मिक गुरुओं से भी होते हैं और वह भी इसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तो आज हम इसी के बाद हुए परिवर्तनों को और इसके बाद के प्रशासकों को देखेंगे। हम बात करेंगे अहमद शाह प्रथम की, जो वली के नाम से ज्यादा फेमस है, फिर अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय, उसके बाद हमीद शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह तृतीय, उसके बाद मोहम्मद शाह चतुर्थ, और उसके बाद सबसे आखिरी सुल्तान कालीमुल्लाह शाह, जिसके बाद 1527 में यह जो बहमनी साम्राज्य है यह समाप्त हो जाएगा। तो हम बात करेंगे अहमद शाह प्रथम से। हम देखते हैं कि अहमद शाह प्रथम 1422 से लेकर 1436 तक बहमनी साम्राज्य की सत्ता को संभालता है। यह फिरोज शाह का उत्तराधिकारी है और इसको संत वली के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले इसने काम क्या किया, इसने राजधानी को ट्रांसफर किया, क्योंकि जो फिरोज शाह का शासनकाल था वहां पर राजधानी में जो लोग हैं, स्पेशली जो अमीर हैं, उन अमीरों से फिरोज शाह का विवाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिरोज शाह प्रशासनिक व्यवस्थाओं में और धार्मिक नीतियों में परिवर्तन कर रहा था। वह परिवर्तन जो अमीर वर्ग है उसे पसंद नहीं आ रहे थे, तो अमीर वर्ग इसका विरोध कर रहे थे। इसका विरोध फिरोज शाह का। जब आपका शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम शासन को संभालता है तो यह क्या करता है, राजधानी को ट्रांसफर कर देता है और ट्रांसफर करके बीदर को अपनी राजधानी बना देता है। पहले राजधानी थी गुलबर्गा और गुलबर्गा से राजधानी हो गई बीदर, और उसके बाद इसने बीदर का नाम भी परिवर्तित किया। इसका नाम रखा मुहम्मदाबाद। तो मुहम्मदाबाद के नाम से बीदर का नामकरण किया गया और इसे राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। क्योंकि जो आपका फिरोज शाह है उसका विरोध सबसे ज्यादा इसलिए हो रहा था कि वह धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपना रहा था, सभी धर्मों को समर्थन देने का प्रयास कर रहा था, सबको संरक्षण देने का प्रयास कर रहा था। इसी क्रम में जो गुटबाजी है वह गुटबाजी दरबार में होने लगती है और उसमें 2 ग्रुप है, एक आपका दक्कन का ग्रुप, दूसरा आपका अफाकी ग्रुप। अफाकी ग्रुप में ज्यादातर क्या है, प्रशासनिक अधिकारी, और इनका ही प्रभाव ज्यादा था। यानी यही चाहते थे कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह पूरी तरीके से इस्लाम के कानूनों के आधार पर चले। जो अन्य धर्म के लोग हैं उनको उतना संरक्षण ना दिया जाए जितना संरक्षण फिरोज शाह दे रहा था। तो अब जो अगला प्रशासक आएगा वह नीतियों को परिवर्तित करेगा और यही काम अहमद प्रथम करता है। यह हिंदू मंदिरों को तोड़ता है, वारंगल पर आक्रमण करता है और उसे अपने क्षेत्र में शामिल करता है। धीरे धीरे जो समाज है वहां पर धार्मिक कट्टरता बढ़ने लगती है और जो हिंदू मुस्लिम तनाव है वह तनाव भी बड़ी मात्रा में बढ़ने लगता है। अब जो आपके अफाकी ग्रुप है और जो आपका स्थानीय दक्कनी ग्रुप है, इनके बीच विवाद तेजी से बढ़ने लगते हैं। दक्कनी ग्रुप चाहता है कि उसका प्रभाव प्रशासन पर बना रहे, वहीं जो अफाकी ग्रुप है वह चाहता है कि उसका प्रभाव प्रशासन पर बना रहे। तो इस तरह से संप्रदायों के आधार पर, नस्लों के आधार पर जो समाज है या हम कहे जो प्रशासन है उसमें एक बड़ी दरार हमको दिखने लगती है। अब प्रशासनिक अधिकारी धर्म के नाम पर और अपनी नस्ल के नाम पर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, क्योंकि यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि जो दक्कनी है उनमें भी स्थानीय मुसलमान है जो मुख्यतः हिंदू धर्म से कन्वर्टेड है, वहीं जो अफाकी ग्रुप है उसमें हमको मुख्यतः सुन्नी इस्लाम ग्रुप के लोग मिलेंगे। तो इस तरह से दरबारों में षड्यंत्र बहुत तेजी के साथ होने लगते हैं। इस षड्यंत्र के पीछे या इन विवादों के पीछे जो कारण है, अगर हम उसको समझना चाहें तो एक मोटा मोटा तो कारण यह है कि दोनों ग्रुप अपना प्रभाव बनाना चाहते थे। प्रशासन में किसकी बात ज्यादा सुनी जाए और किसके हिसाब से ज्यादा नीतियां बनी, और उससे भी ज्यादा प्रशासनिक पद में किस ग्रुप के लोगों को ज्यादा उच्च पद मिले, इसी को लेकर मूल लड़ाई थी। लेकिन कुछ और कारण भी है, उसे हम देख लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो आपका अफाकी ग्रुप है, क्योंकि यह सुन्नी मुसलमानों का ग्रुप है, तो इस्लाम की जो मूल परंपराएं हैं
उनको यह ज्यादा लागू करवाना चाहते हैं। यानी इस्लाम की जो मूल परंपराएं हैं, ईरानी परंपराएं हैं, उन परंपराओं को यह लागू करवाने की कोशिश करेंगे। वहीं जो दक्कनी गुट के लोग हैं, इनमें इस्लाम के लोग तो हैं, लेकिन वह लोग हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर इस्लाम में आए हैं। तो जब वह हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर आए हैं, तो जो उनकी मूल संस्कृति है, उस संस्कृति को वह पूरी तरीके से छोड़ नहीं पाए हैं। यानी उनकी जो स्थानीय संस्कृति है, उसे भी अपने साथ वह सजोए हुए हैं। तो वह लोग क्या कोशिश करते हैं कि उनकी संस्कृति को भी तवज्जो दी जाए, उनकी संस्कृति के आदर्शों पर भी नियम कानून बनाए जाए। वही जो आपका आफाकी ग्रुप है, वह क्या चाहता है, क्योंकि वह मूल ईरानी ग्रुप है और सुन्नी मुसलमानों का ग्रुप है, तो वह अपने हिसाब से नियम कानून को बनाना चाहते हैं। तो जो संस्कृति है, तो उस संस्कृति का भी टकराव होता है, और जो भाषा है उसका भी टकराव होता है। भाषा के केस में अगर हम देखते हैं, तो जो आपका आफाकी ग्रुप है, वह चाहता है कि फारसी भाषा को ही महत्व दिया जाए। दरबार की कामकाज की भाषा वह फारसी हो, और ज्यादा से ज्यादा प्रशासन द्वारा यह कोशिश की जाए कि फारसी भाषा को ही बढ़ावा मिले। वहीं जो दक्कनी गुट है, क्योंकि जो उनकी लोकल भाषा है, वह उन्होंने एक लंबे समय में सीखी है और उस परंपरा में वह एक लंबे समय तक पले बढ़े हैं। तो वह चाहते हैं कि उनकी जो मूल भाषा है, जो उनकी स्थानीय भाषा है, उसका प्रभाव भी बना रहे। वह नई भाषा को और नई परंपरा को सीखने को तो तैयार है, लेकिन अपनी परंपरा को भी पूरी तरीके से छोड़ने को तैयार नहीं है। तो यह भी एक टकराव का कारण है। जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक रीतियां हैं, वह भी टकराव का कारण है। क्योंकि जो आपका दक्कनी गुट है, इसमें हिंदुओं का भी प्रभाव है और परिवर्तित मुसलमानों का भी प्रभाव है। यानी दोनों इस गुट में शामिल हैं। और जब यह दोनों इस गुट में शामिल हैं, तो जो हिंदू परंपराएं हैं, उनका प्रभाव इन पर ज्यादा दिखेगा। यानी जो दक्कनी गुट है, इस पर हिंदू धर्म का प्रभाव ज्यादा दिखेगा। वही जो आफाकी गुट है, क्योंकि यह कट्टर सुन्नी इस्लामी ग्रुप है, तो यह मानते हैं कि जो शरीयत के कानून है, वह कट्टरता के साथ लागू हों और उसी के हिसाब से प्रशासनिक व्यवस्था चले। तो यह भी एक टकराव का कारण है। इन सब में जो अहमद शाह है, वह किस तरह की भूमिका अदा करता है, यह दक्कनी गुट को प्राथमिकता देता है। इसे लग रहा था कि जो स्थानीय लोग हैं, वह ज्यादा इसके काम आएंगे, उनसे ज्यादा प्रभावशाली तरीके से अपना यह प्रशासन चला सकता है। क्योंकि जब दक्कनी गुट प्रशासन में ज्यादा होगा, तो जो स्थानीय लोग हैं, वह प्रशासन के प्रति ज्यादा विश्वास रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि उन्हीं लोगों में से कोई व्यक्ति प्रशासनिक भूमिका में आया है। वहीं जो आपका आफाकी गुट है, इनको माना जा रहा है कि यह पूरी तरीके से बाहरी है। तो स्थानीय लोगों का जो समर्थन है, वह इस ग्रुप को कम मिलेगा। और यह एक कारण बनता है कि अहमद शाह कोशिश करता है, क्योंकि प्रशासन में वह ज्यादा अधिकार या ज्यादा प्रभाव बनाए रखना चाहता है, जो फिरोज शाह के समय बिगड़ गया था। तो उस कारण से यह दक्कनी गुट को प्राथमिकता देता है। और जब यह दक्कनी गुट को प्राथमिकता देगा, तो जो आफाकी ग्रुप है, वह ग्रुप इससे नाराज हो जाएगा। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? होता क्या था, जो आपका दक्कनी ग्रुप है, यह मुख्यतः प्रशासन में निम्न पदों पर होता था, और जो आफाकी ग्रुप है, वह मुख्यतः प्रशासन में उच्च पदों पर होता था। तो जो उच्च पद के लोग हैं, वह क्या हैं? आफाकी हैं। जो निम्न पदों के लोग हैं, वह मुख्यतः क्या हैं? दक्कनी है। तो प्रशासन के अंदर भी जो उच्च पद के लोग हैं और जो निम्न पद के लोग हैं, इनके बीच विवाद चलने लगेगा। और क्योंकि जो उच्च पदों के लोग हैं, इनके पास क्या है? अधिकार ज्यादा है। और जब इनके पास अधिकार ज्यादा है, तो यह कोशिश करेंगे कि जो निम्न पदों के लोग हैं, उनको दबा ले जाएं। और यही प्रभाव हमको दिखेगा धीरे धीरे कि आपका जो बहमनी साम्राज्य है, यह विभाजित हो जाएगा। और विभाजित होने के बाद जो क्षेत्रीय शक्तियां उभरेंगी, उसमें आपके जो यह प्रशासनिक अधिकारी हैं, यही मुख्यतः प्रशासन को या नए क्षेत्र को स्थापित करेंगे। इन सब के बीच एक व्यक्ति और उभर कर आता है, कवि शेख आजरी, और एक व्यक्ति जिसकी पहले हमने चर्चा की है, संत गेसुदराज, जो छोड़ के चले गए थे फिरोज शाह के शासनकाल के दौरान। इस समय जो अहमद शाह प्रथम है, इनसे संपर्क स्थापित करता है। तो कवि शेख आजरी और संत गेसुदराज दोनों को हमें देखना होगा अहमद शाह प्रथम के रेफरेंस से। तो हम देखते हैं जो आपका शेख आजरी है, इसफराइन का कवि है, और यह माना जाता है कि यह मूलतः ईरान का कवि है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो फारसी साहित्य है, सूफी काव्य है, उसमें इसे महारत हासिल है। इनका प्रभाव हमको बहमनी साम्राज्य में दिखने लगेगा। मतलब शेख आजरी का जो प्रभाव है, वह हमको बहमनी साम्राज्य में दिखने लगेगा। और इस वजह से जो बहमनी साम्राज्य की कला और संस्कृति है, उस कला और संस्कृति में इनका प्रभाव हमें दिखेगा। हम देखते हैं कि जो आपके अहमद शाह प्रथम है,
यह कोशिश करते हैं कि फारसी साहित्य से जुड़े लोगों को और कवियों को यह संरक्षण दे पाए, और इसी क्रम में यह शेख आजरी को संरक्षण देते हैं। इसके अलावा संत घेसुदराज, जिनकी चर्चा हमने पहले भी की है, इनके विषय में हम देखते हैं कि पहले यह दिल्ली से दक्कन आए थे और दक्कन आने के बाद बहमनी साम्राज्य में यह रह रहे थे, लेकिन इनका विवाद हो जाता है फिरोज शाह से, और फिरोज शाह से विवाद के बाद यह बहमनी साम्राज्य को छोड़ देते हैं। यह घटनाक्रम हमने पीछे चर्चा की है, लेकिन फिर से इनका संपर्क स्थापित होता है अहमद शाह के दौरान, क्योंकि जो फिरोज शाह है वह धार्मिक नीतियों में परिवर्तन कर रहा था, और यही मुख्य कारण था जो घेसुदराज नाराज हुए थे। और जब अहमद शाह प्रथम शासन को संभालता है तो वह कोशिश करता है कि धार्मिक नीतियों को फिर से पुरानी व्यवस्थाओं के हिसाब से स्थापित करे, और जब वह ऐसा करता है तो संत घेसुदराज का फिर से अहमद शाह से संपर्क स्थापित होता है। इस संपर्क के बाद हम देखते हैं कि जो दक्कन का क्षेत्र है वहां पर जो चिश्ती सिलसिला है, क्योंकि जो घेसुदराज थे वह चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे, तो उस सिलसिले का प्रभाव दक्कन के क्षेत्र में काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। घेसुदराज एक पुस्तक के लिए भी फेमस है, मिरातुल आशिकी। यह पुस्तक किसकी है? घेसुदराज की। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि यह पुस्तक किसने लिखी है, तो उर्दू भाषा की यह पुस्तक है और घेसुदराज इसके रचनाकार हैं। अब हम देख लेते हैं बाकी बचे सुल्तानों को। अब शासन संभालेंगे अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय। पहली बार हम देखते हैं कि जो अहमद शाह है वह ज्येष्ठता के सिद्धांत को लागू करता है और इसे शासक नियुक्त करता है। ज्येष्ठता का सिद्धांत मतलब हमने देखा है कि जो हिंदू साम्राज्य है वहां पर एक परंपरा चलती थी कि जो ज्येष्ठ पुत्र है उसको प्रशासन सौंपा जाता था, यानी राजा का जो उत्तराधिकारी होता था वह ज्येष्ठ पुत्र ही होता था। लेकिन इस्लामी व्यवस्था में यह परंपरा नहीं थी। इस परंपरा का पहली बार हमको उदाहरण दिखता है अहमद शाह प्रथम के शासनकाल के दौरान। वह अपने ज्येष्ठ पुत्र को प्रशासक नियुक्त करता है। जब यह प्रशासक नियुक्त होता है अहमद शाह द्वितीय, तो यह हिंदुओं के प्रति नरम रवैया अपनाता है और प्रशासन को व्यवस्थित करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके साथ ही यह विद्रोहों को कुचलने की कोशिश भी करता है। इसके समय काल तक हम देखते हैं कि जो अफाकी ग्रुप के लोग हैं अब वह बड़ी संख्या में आने लगे बहमनी साम्राज्य में, तो अफाकियों का प्रभाव बहमनी साम्राज्य में बढ़ने लगेगा। इन्हीं सब में एक व्यक्ति उभर कर आएगा, महमूद गवा। यह व्यक्ति बहुत फेमस है और अपनी प्रशासनिक नीतियों के लिए यह सबसे ज्यादा फेमस है। अगर किसी ने बहमनी साम्राज्य में सबसे ज्यादा सुधार किए हैं और उन सुधारों का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है तो वह व्यक्ति है महमूद गवा। लेकिन इस व्यक्ति की जिस तरह से हत्या की गई वह एक अपने आप में काफी निराशाजनक चीज मिलती है, जिसे हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। जो आपका यह महमूद गवा था यह पहले एक व्यापारी के रूप में आया था, और व्यापारी के रूप में आने के बाद यह धीरे धीरे प्रशासन में नियुक्त होता है और मलिक उत तुज्जार की उपाधि धारण करता है। धीरे धीरे नालकोंडा के क्षेत्र में इसको भेजा जाता है, यानी दक्षिण की तरफ इसको भेजा जाता है कि यह बहमनी साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाए। अपने प्रभावशाली तरीकों के कारण धीरे धीरे इसकी ख्याति बढ़ने लगती है और इसको वजीर बनाया जाता है बहमनी साम्राज्य के दौरान। और उस समय यह बहुत सारे परिवर्तन करता है जिसकी मदद से बहमनी साम्राज्य काफी ताकतवर होता है। इसी समय एक घटनाक्रम हम और देखते हैं जो उड़ीसा का क्षेत्र है। वहां पर हमको गजपति नरेश दिखते हैं। यह भी अपनी प्रशासनिक सीमाओं को बढ़ा रहे थे और इस कारण से जो बहमनी साम्राज्य है और जो गजपति साम्राज्य है इनके बीच विवाद हो जाता है, और इन विवादों को सुलझाने के लिए इसे भेजा गया था महमूद गवा को। तो एक नया विवाद भी प्रारंभ हो गया। इनके साथ विवाद का जो कारण है उसे हम समझें, मतलब जो गजपति हैं इनके साथ यह विवाद क्यों हो रहा था उसे अगर हम समझें तो सबसे पहली चीज कि जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है वहां पर नियंत्रण की होड़ थी। एक दूसरे के क्षेत्र पर अधिकार करने की जो कोशिश है वह हमको उस समय बड़ी मात्रा में दिख रहा था। साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, अपनी अपनी सीमाओं को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, और जो आपका बहमनी सल्तनत है और जो आपका गजपति सल्तनत है या जो आपका गजपति वंश है यह दोनों कोशिश कर रहे थे कि उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लें। तो गजपति वंश भी विस्तार कर रहा था और बहमनी सल्तनत भी विस्तार कर रही थी। इस वजह से जो दोनों के सटे हुए क्षेत्र थे वह विवाद में आ गए और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। मुख्यतः हम देखते हैं कि जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है और जो कर्नाटक का क्षेत्र है वही इनके विवाद का मुख्य कारण था। इससे पहले हमने देखा था कि जो रायचूर दोआब है वह कारण बना था विजयनगर साम्राज्य के साथ द्वंद्व का। इस बार तुंगभद्रा और घटप्रभा का जो क्षेत्र है वह विवाद का कारण बनता है, क्योंकि यह क्षेत्र भी वजाऊ था, व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। इसलिए बहमनी साम्राज्य के लोग भी और गजपति साम्राज्य के लोग भी
दोनों यह कोशिश कर रहे थे कि उस क्षेत्र पर उनका अधिकार हो जाए। इन सब के बीच हम यह भी देखते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य है, क्योंकि उसका विवाद पहले से ही चल रहा था बहमनी साम्राज्य के साथ, तो विजयनगर साम्राज्य यह कोशिश करता है कि जो गजपति राजा है वह ज्यादा से ज्यादा लड़े किससे, बहमनी साम्राज्य से। यानी विजयनगर साम्राज्य इनडायरेक्टली बहमनी साम्राज्य के अगेंस्ट लड़ रहा था गजपतियों के द्वारा। गजपतियों को यह सहयोग कर रहा था आर्थिक रूप से भी और सबसे ज्यादा सैन्य रूप से भी, जिससे जो गजपति है वह ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके बहमनी साम्राज्य को, और उससे जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी शक्ति कम खर्च हो जब उसे बहमनी साम्राज्य पर नियंत्रण स्थापित करना हो। तो यह एंगल भी हम देख पाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हुमायूं जफर खान शासन को संभालता है। 1458 से 1461 तक यह शासन को चलाता है। यह हम देखते हैं कि जो अलाउद्दीन है, जिसकी चर्चा अभी हमने पीछे की, इसी का ज्येष्ठ पुत्र है। यह परंपरा भी हमने देखी कि अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है, और बहमनी साम्राज्य में किसने ज्येष्ठ पुत्र की परंपरा प्रारंभ की, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो किसने प्रारंभ की? अहमद शाह ने। यह आप ध्यान रखेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जो आपका यह जफर खान है यह बहुत निष्ठुर है, और इसीलिए इसको जालिम की उपाधि दी जाती है। इसी को कहा जाता है दक्कन का नीरो, क्योंकि यह शुरू से ही बहुत आलसी स्वभाव का है। और जब यह बहुत आलसी स्वभाव का है तो प्रशासन चलाएगा कौन? जाहिर सी बात है, अमीर चलाएंगे। और अमीरों में किसका प्रभाव ज्यादा है? अफाकी ग्रुप का। और जब अफाकी ग्रुप का प्रभाव ज्यादा है तो उस समय अफाकी ग्रुप का सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन है? महमूद गवा। और महमूद गवा जफर खान के समय प्रशासन पर धीरे धीरे पूरा नियंत्रण स्थापित करने लगेगा। इसने क्या किया? जफर खान ने महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, और जब इसकी मृत्यु हो गई 1461 में, उसके बाद जो निजामुद्दीन अहमद है, यानी जो अगला उत्तराधिकारी है, उसकी आयु केवल 8 वर्ष है। और जब उसकी आयु केवल 8 वर्ष है तो वास्तव में प्रशासन कौन चलाएगा? महमूद गवा। यानी महमूद गवा की नीतियों के आधार पर ही प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित किया जाएगा। जिस तरह के नियम कानून वह बनाएगा उसी के आधार पर बहमनी साम्राज्य अब चलेगा। तो महमूद गवा को इसने प्रधानमंत्री नियुक्त किया। क्यों किया? क्योंकि इसका जो पुत्र है वह केवल 8 वर्ष का है। लेकिन इससे यह कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है कि प्रधानमंत्री इसलिए नियुक्त किया क्योंकि पुत्र 8 साल का है। क्योंकि जो प्रधानमंत्री है वह हम देखते हैं कि सामान्यतः एक पद था जिस पर सबसे शक्तिशाली वजीर की नियुक्ति होती थी। तो पुत्र से कैसे कनेक्शन यह स्टेब्लिश हुआ? इसने एक परिषद बनाई थी, प्रशासनिक परिषद यह स्टेब्लिश करता है। और इस प्रशासनिक परिषद को इसने इसलिए स्टेब्लिश किया था क्योंकि यह खुद आलसी था, काम धाम यह करता नहीं था, और यह चाहता था कि प्रशासन में इसको कुछ ना करना पड़े। तो सारा कामकाज एक परिषद को इसने सौंप दिया, और इस परिषद को लीड कौन कर रहा था? महमूद गवा। हालांकि उनके अलावा राजमाता ख्वाजा जहां यानी ख्वाजा जिहान तुर्क और महमूद गवा को मिलाकर कुल 4 व्यक्ति हमको इस परिषद में देखते हैं। तो एक परिषद बनाई गई, परिषद के माध्यम से ही प्रशासनिक व्यवस्था चले, यह सुनिश्चित करना चाहता है जफर खान, और यह व्यवस्था काम भी करती है। जब जफर खान की मृत्यु हो जाती है तो जफर खान के बाद जो निजामुद्दीन अहमद है उसके समय काल में प्रशासनिक व्यवस्था बहुत बेहतरीन तरीके से चलती है। लेकिन इसका दुष्प्रभाव भी हमको दिखेगा। दुष्प्रभाव कैसा? क्योंकि सारा कामकाज देखेगा महमूद गवा, और जो आपका जफर खान है वह पहले आराम करेगा, मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद जो अहमद है यानी निजामुद्दीन अहमद, वह केवल 8 वर्ष का है, और जब वह केवल 8 वर्ष का है तो वह प्रशासनिक कार्य नहीं देख पाएगा। तो प्रशासनिक कार्य न देखने की वजह से, और क्योंकि प्रशासन में संपत्ति तो है, तो आपका जो यह निजामुद्दीन अहमद है यह शराबी हो जाएगा। मतलब दिन रात यह शराब पिएगा, और उसका प्रभाव हमको अंततः यह दिखेगा कि महमूद गवा ही पूरी तरीके से प्रशासन को नियंत्रित करेगा। तो जफर खान हो गया। जफर खान के बाद अगर हम देखें तो फिर आएगा मोहम्मद शाह तृतीय 1463 से 1482 तक। इसकी आयु जैसा हमने पीछे देखा कि केवल 8 वर्ष थी जब इसने सिंहासन संभाला। इस कारण से जो महमूद गवा है वही वास्तविक रूप से प्रशासन को देखेगा और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को चलाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि 1481 में इसी महमूद गवा को फांसी दे दी जाती है, जिसने बहमनी साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को बहुत मजबूत बनाया। उसी महमूद गवा को एक गलत आरोप में फांसी दे दी जाती है। इस घटनाक्रम को भी हम देखेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।